वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं केटीजी एंड रेडिएशन का लेक्चर नंबर 8 है भैया हमारा आज, ठीक है ना। 8 नंबर का लेक्चर चालू है, इसके पहले 7 और ये 2 लेक्चर में करीब करीब इस लेक्चर को मतलब चैप्टर्स को हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। मतलब और 2 वीडियोस बनेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे हम लोग। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। इमिशंस ऑफ हीट रेडिएशन जो आपके बुक्स में जो पॉइंट डी वाला है, इस पॉइंट का नंबर है देखो 3.12 और पेज नंबर 67 पेज नंबर पे ये आप लोगों को मिलेगा इमिशंस ऑफ हीट रेडिएशन। इसमें बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारी चीजें देखी बच्चों। इस थ्योरी को बताया गया नहीं है, क्या है प्रियोश थ्योरी जो है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये थ्योरी जो 1792 में दी गई है, क्या थ्योरी है क्या नहीं है इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी भैया एक्सचेंज ऑफ हीट के बारे में, किसके बारे में? एक्सचेंज ऑफ हीट के बारे में हम लोग ये थ्योरी पढ़ने वाले। प्रियोश जो थ्योरी है वो हीट को एक्सचेंज करती है। क्या करती है? एक्सचेंज करती है। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों को मैं 3 एग्जांपल दूंगा। ये थ्योरी आप पढ़ने के बाद ये तीनों एग्जांपल के थ्रू ही पढ़ना है, एकदम क्लियर हो जाएगा भैया, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। देखो, एक है हमारे पास आइसक्रीम या आइस, है ना, ठीक है। दूसरा यहां पे देखो ये आइस, सर ऐसे इस कभी रहती है क्या? हाँ ठीक है, ये आइस है। सर कितना अच्छा निकालते हो, ठीक है। उसके बाद में दूसरे एक काम करेंगे, एक ग्लास लेंगे, ठीक है ना। इस ग्लास में हम लोग काम करेंगे, चाय लेंगे। और एक यहां पे ये चेयर है, चेयर, ठीक है ना। ओके, ये चेयर है कैसे निकालते हो सर, ठीक है। इस थ्योरी को जो प्रीवियस थ्योरी है ये हीट एक्सचेंज करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। बात समझो, सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये क्या करेगा, आइस क्या करेगा टी और चेयर के बारे में, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, आइस का टेम्परेचर बहुत कम है, इसका जो टेम्परेचर है समझो फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस है। चाय है उसका समझो 100 डिग्री सेल्सियस है। और ये रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर जैसे कि मेरे पास 30 डिग्री एक पकड़ रहा हूं मैं, एक अंदाज है। चलो, अब ये क्या करेगा मालूम है कि यहां पे ये हीट ऑब्जर्व कर रहा है। अरे ये हीट ऑब्जर्व करेगा, जो रेडिएशन आ रही इससे हीट ऑब्जर्व करेगा। और इसका जो रेडिएशन का जो हीट है, जो रेट है वो बहुत ही कम है। मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, अपना काम क्या होता है, जितनी एनर्जी ऑब्जर्व करो उतनी इमिशन होना चाहिए। लेकिन यहां पे इसका टेम्परेचर वेरी लो होने के कारण जो ऑब्जर्व करने का रेट ज्यादा होगा, लेकिन जो रेडिएट करने का जो होगा, या इमिशन बोलो, सिंपल क्या बोलना है, इमिशन का रेट बहुत बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं आइसक्रीम सराउंडिंग टेम्परेचर के से। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हीट आएगी, आने के बाद ये ऑब्जर्व कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। ऑब्जर्व करने से इमिशन बहुत कम हो रहा है। चाय में क्या होने वाला है? अगर हमारी चाय है, चाय का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हीट आ रही है, मतलब ये देखो हीट ये भी ऑब्जर्व करेगा और ये भी ऑब्जर्व, हीट सभी ऑब्जर्व करने वाले, ठीक है ना। यहां पे जो है चाय, इस चाय का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, तो हीट ऑब्जर्व करने का जो रेट है, ऑब्जर्व, वो बहुत कम है, ऐसे मानेंगे हम लोग, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना। और इमिशन का बहुत ज्यादा होगा। क्यों? जो ऑब्जर्व कर रही है वो इमिट करना है और खुद का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से टेम्परेचर लाना है, इसलिए ज्यादा इमिट करेगा। मतलब इमिशन देखो, ऑब्जर्वेशन समझो फॉर एग्जांपल यहां पे हो रहा है 50 जूल एनर्जी, एनर्जी के हिसाब से पकड़ 50 हीट है ना, जूल कर रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा था, इमिशन ओनली 2 जूल हो रहा है इमिशन। 48 अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में कर रहा है आइसक्रीम। यहां पे क्या हो रहा है, 50 जूल अगर ये हो रहा है तो इमिशन का रेट क्या होगा मालूम है आपको? ये चाय का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से आना चाहता है 30 डिग्री, तो ये क्या करता है मालूम है,
ये इमिशन का रेट अगर देखा जाए तो 200 जूल जैसा होगा, मतलब बहुत ज्यादा हीट रेडिएट करेगा। और ये चाहता है कि मैं अपना टेम्परेचर मेंटेन करूं सराउंडिंग कंडीशन से, सराउंडिंग में जो टेम्परेचर वो मेंटेन करना चाहता है। वही तो देखो एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है। रही बात यहां कहां क्या होगा, ध्यान रखना भाइयों, अगर अबाउ द 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर हो, 0 से ज्यादा टेम्परेचर हो, तो ये चेयर इमिट भी करेगी और ऑब्जर्व भी करेगी। लोगों को लगा कि ये कुछ नहीं करने वाली है ना सर, ये तो सराउंडिंग टेम्परेचर है, इसका वही टेम्परेचर है। नहीं 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 नहीं, ये तो भी सराउंडिंग से कुछ ऑब्जर्व भी कर रही है और इमिट भी कर रही है। इसका रेट सेम है, लेकिन जितना ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जितना ऑब्जर्व कर रही है उतना ही इमिशन है। लोगों को यही तो लगता है कि सर यहां पे ऑब्जर्वेशन इमिशन, यहां पे ऑब्जर्वेशन इमिशन, यहां पे कुछ ही नहीं कर रही चेयर। नहीं करेगी, क्या सराउंडिंग से जितना ऑब्जर्व कर रही है रेडिएशन उतना ही इमिट करेगी। ये सेम, तो ये टेम्परेचर मेंटेन होगा, जो है वही रहेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो होगा और ऑब्जर्व की वाली बॉडी हमेशा इमिशंस करती है। यही थ्योरी है हमारी, पियोस्ट थ्योरी है। बात समझ में आ रही है? क्या कर रही है? एक्सचेंज ऑफ हीट कर रही है, एक्सचेंज ऑफ हीट कर रही है। बात समझ में आ रही है? आपके इसमें हॉटर कूलर, ऐसे हॉट कूल, ये बातें बताई गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद में आप लोगों को भैया, अगर कोई बॉडी टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रही है, मतलब सॉरी हीट ऑब्जर्व कर रही है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, या एटम्स होते हैं, वो वाइब्रेट होंगे, उसका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण मतलब जितना ऑब्जर्व करिए उससे ज्यादा कई गुना इमिशन होगा। चाय के एग्जांपल वाइस वर्सा वाला, और इसका मतलब जितना ऑब्जर्व किया उससे कम इमिशन भी हो सकता है। जितना ऑब्जर्व हो रहा उससे कई गुना इमिशन होगा। क्यों होगा? बात समझ में आ रही है? चाय में वही एग्जांपल भैया जो बताया गया आप लोगों को कि दूसरे पैरा में कि आपका जो इमिशन का जो रेट है वो ज्यादा है। ठीक है, रेडिएट मोर देन ऑब्जर्व। देखो रेडिएट द मोर देन एनर्जी द टेम्परेचर वाइस वर्सा, जो हाँ टेम्परेचर के, तो ये चाय के लिए एग्जांपल है और इसके लिए वाइस वर्सा उल्टा। जितना ऑब्जर्व करिए उससे कई गुना इमिशन हो रहा है। कहां? हॉट बॉडी में। कोल्ड बॉडी में क्या होगा? जितना ऑब्जर्वेशन उससे कई गुना इमिशन कम कम, वाइस वर्सा का मतलब था। ये नेचुरली क्या करेगी? जितना इमिशन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उतना ज्यादा इमिशन हो रहा है। ये है बच्चों प्रीवोस्ट थ्योरी थी। चलो इसके बाद में हम लोगों को आपके एग्जाम में 11th में ऑलरेडी टॉपिक दिया था कि टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, ऐसा कहा है ना, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी जो भी दिया होगा इज ग्रेटर दैन, आपके बुक्स में दिया है, देख लेना कि यहां पे रूम टेम्परेचर से बात चल रही है, तो रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, यही चीज वही है। और यहां पे टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर से कम ही होगा। बस ये कुछ नहीं, वही चीज है। मुझे ये 3 एग्जांपल से बहुत फोकस करो, सभी चीजें समझ में आएगी, बहुत डिटेल में समझ में आएगी। एक्सचेंज ऑफ हीट कैसे हो रही है, देखो इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट कैसे इसमें हो रही है, इसमें भी हो रही है। तो कैसे लोगों को लगता है कि चेयर तो सराउंडिंग टेम्परेचर ना तो हीट लेगा ना देगा, नहीं होता है। जितना हीट ऑब्जर्व कर रहा है उतना ही इमिशन भी हो रहा है, इसलिए इसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। ये बात वैसी नहीं है, जितना ऑब्जर्व कर रहा है इससे कोई गुना ज्यादा इमिशन हो रहा है। गुना बोल सकती है, ज्यादा बोलो, सीधा सीधा लार्ज बोलो। यहां पे जितना ऑब्जर्वेशन हो रहा है उतना कम इमिशन हो रहा है यहां पे। क्यों? क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से या अपने रूम टेम्परेचर से मेंटेन करना चाहती है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहती है। ओके, ऑल इज वेल। तो ये थी प्रियोश थ्योरी बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अभी। तो तीनों भी ये एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं। यहां पे क्या है, जितना ऑब्जर्वेशन है उतना इमिशन नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? या इमिशन से ऑब्जर्वेशन का रेट ज्यादा है पहले केस में। दूसरे केस में रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से रेट ऑफ इमिशन रेट ज्यादा है, इमिशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि हॉट बॉडी है। ठीक है ना,
यहां पे क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, एनर्जी ऑब्जर्व होने से ये टेम्परेचर बढ़ा रहा है अपना, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर लाना चाहती है, रूम टेम्परेचर लाना है। यहां पे जितना रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतना ही रेट ऑफ इमिशन है, उतना ही बाहर डालता है। बात समझ में आ रही है? सब चीजें ये इक्वल रेट है भैया। इसमें रेट क्या है, इमिशन का रेट ज्यादा है क्योंकि ये ऑलरेडी हॉट है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा है और टेम्परेचर वो लो करना चाहती थी। यहां पे अपना टेम्परेचर बढ़ाना चाहती है चीज, इसलिए ये क्या करेगा कि ज्यादा ऑब्जर्वेशन कम इमिशन। इमिशन का रेट है लेकिन बहुत ही कम होता है। मेरे ख्याल से ये थ्योरी अच्छी तरह से, प्रियोस थ्योरी अच्छी तरह से हो चुकी होगी। हम लोगों को इमिसिव पावर वाली चीज, फार्मूला इंपॉर्टेंस है, उसको भी देखना है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखेंगे हम लोग अभी कि जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया और वो रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है समझो, बिलो द 800 डिग्री सेल्सियस से कम है समझो, ठीक है, 800 से कम है, 800 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक है। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी ना, तब वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा होगा, तो वेवलेंथ भैया उसकी लॉन्गर होंगी, लॉन्ग है, किसे लॉन्गर देन विजिबल जो लाइट होगी, विजिबल लाइट से इससे वेवलेंथ ज्यादा है, तो दिखेगी नहीं यार हम लोगों को, वो चीज देखने वाली नहीं ना। समझ में आ रहा है ना, विजिबल रीजन के लिए उसकी वेवलेंथ दी गई वाली है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, वेवलेंथ ज्यादा। देखो आपको रिलेशन तो पता है ना, V इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू V बाई एन, V बाई एन, तो इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब इसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी, ज्यादा होगी, इसलिए विजिबल रीजन से ज्यादा, तो हम लोगों को दिखाई नहीं देगी। अपने इलेक्ट्रॉन एक्सरे के हमारा पता ना, विजिबल रेज, ओके, यूवी रेज पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, उसके बारे में बता रहा हूं मैं। चलो बाद में मैंने क्या किया, उसको हीट कर दिया, मतलब इस विजिबल लाइट ये हम लोगों को न दिखने के कारण हम उस चीज को, बॉडी को हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद क्या होगा, यहां पे हीट करने के बाद क्या हो सकता है, वेवलेंथ शॉर्टर होगी, शॉर्टर है ना, शॉर्ट होगी, कम होगी, और कम होने से वो विजिबल रीजन में आ जाएगी। तो वो विजिबल रीजन में आने के बाद हम लोगों को उस बॉडी का जो भी, अगर 800 डिग्री के अराउंड, इसके आसपास अगर उस बॉडी का टेम्परेचर किया जाए, तो वो हम लोगों को रेड दिखाई देती है। कैसे रेड दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो गई है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो इसका जो कलर होगा, वो लाइट इमिट होने का वो रेड कलर होगा। क्या होगा, रेड कलर। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, पता है ना, विजिबल, ओके, ये सभी चीज पता होना चाहिए, तो ये समझ में आएगा। क्योंकि वेवलेंथ लॉन्ग होने से वो चीज दिखती नहीं है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा विजिबल रीजन से, वो चीज हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, और छोटी होगी तो विजिबल, विप गौर, कल मैंने बताया था, VIBGYOR है ना, इंडिगो गिंडिगो ये सभी, सॉरी, विप गौर के जो कलर है VIBGYOR, ये तीन बराबर है ना, तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से है, ये रेड या ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन, पता है ना, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सभी कलर पता होना चाहिए। तो इसमें से हम लोगों को ये जो इसकी वेवलेंथ कम होने के कारण 800 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई चीज को हमने गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तब रेड लाइट हम लोगों को दिखाई देती है। वैसे ही भैया अगर आप लोगों ने 3000 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर कर दिया, तो हम लोगों को यहां पे सभी के सभी एक कलर इमिट होंगे, और तब हम लोगों को व्हाइट लाइट दिखाई देगी। कब, कोई चीज का टेम्परेचर अगर हमने 3000 डिग्री सेल्सियस, 300 नहीं, 3000 डिग्री सेल्सियस करोगे, तब उसका व्हाइट लाइट उजाला मारता है। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने हो सकते हैं, पहले बल्ब रहते थे और उसमें टंगस्टन की वायर रहती थी, उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर करते थे, और टेम्परेचर करने के बाद वो जो लाइट है इमिट करती थी व्हाइट लाइट। आप लोग एलईडी गिलेडी मत पकड़ना, उसका बहुत सेमीकंडक्टर में आती है एलईडी, ठीक है ना, उसका रीजन अलग है, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस, ये मटेरियल यूज करने से क्या होता है, कौन सा रेड व्हाइट कौन सा कलर तैयार होता है, वो बात अलग है, ठीक है ना। और
एलईडी भी अलग है, सीएफएल भी अलग है, और सोडियम वेपर लाइट भी अलग है। ये लाइट जो हमारे जमाने में बल्ब है ऐसे गोल, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है ना। ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है, और वेवलेंथ से कलर डिपेंड होती है। विबगॉर पता है ना, आप लोग जाके देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। उसके बाद में हम लोग देखने वाले भैया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है देयर टेम्परेचर अबव द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को बदले। चलो किस किस के ऊपर डिपेंड है, क्या है, हम लोग बात करने वाले हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट बाय बॉडी डिपेंड अपॉन ऑब्जर्व टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना ऑब्जर्व करें, नंबर 1 क्या टेम्परेचर, नंबर 2 उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना है, किसके ऊपर डिपेंड है, अमाउंट ऑफ हीट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वो भी पॉलिश के वाला है, क्या है क्या नहीं है, सभी उसके ऊपर डिपेंड होने लगा है। बाद में बच्चों नेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का नेचर कैसा है। नंबर 3 क्या है, बॉडी नेचर, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया बॉडी का नेचर, मतलब वो सिल्वर कलर की है क्या है, ये सरफेस एरिया और डिपेंड है, टेम्परेचर पे है। बॉडी का नेचर कैसा है, सिल्वर गिल्वर कलरिंग गिलरिंग मटेरियल का हो सकता है अलग अलग। और 4th नंबर 1 टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन, इस भी हम लोगों को इस 4 चीजों पे हमारी जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट बाय बॉडी जो डिपेंड करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, अमाउंट ऑफ हीट जो रेडिएशंस कर रही है कोई बॉडी, ये किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर, उसका सरफेस एरिया कितना है क्या है वो डिपेंड करता है, बॉडी का नेचर कैसा है क्या नहीं उसके ऊपर, और टाइम ड्यूरेशन। इन चीजों के ऊपर हमारा जो भी इमिशन जो है रेडिएशंस का, इन चीजों के ऊपर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन डिपेंड होगा। मतलब जो कोई बॉडी ये मारकर कितना रेडिएशन कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसका टेम्परेचर कितना है सर, इमिशंस का रेडिएशंस जो रेडिएट कर रही है इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, इसका सरफेस एरिया कितना है, और नेचर कैसा है इसका, इस मार्कर का। बात समझ में आ रही है, इसका मार्कर का और बोर्ड का नेचर अलग है, बराबर है ना। सरफेस एरिया दोनों का भी अलग है, तो उनका जो इमिशन का जो रेडिएशन कर रही है जो कोई बॉडी, वो इन 4 चीजों के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग अभी इमिसिव पावर क्या है उसके ऊपर थोड़ा ये आपको नोट डाउन करना है ताकि मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने वाले भैया हम लोग अभी क्या इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर क्या होता है। सिंपल बात है, उनका सिंबल पहले बुक्स में ई है, अभी आर दिखा रहे। क्या है इसका फार्मूला, आर इज इक्वल टू क्यू बाय ए टी, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इमिसिव पावर या रेडिएंट हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट, देखो रेडिएंट हीट है ये, है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is called as the emissive power या amount of heat is directly proportional to the area and time। इसको डायरेक्टली आएगा, क्यों, क्यों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए और टी होगा, ऑब्वियसली इधर आने के बाद, ठीक है ना, इससे कोई लेना देना नहीं। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम लोगों को ये तो पता लगा है कि इमिसिव पावर क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो है ये, है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। बस आपके बुक्स में भी दिया वाला है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएट, क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएशन कितना हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको एज द इमिसिव पावर बोलेंगे। सिंपल डिफाइन है। चलो इसका एस यूनिट कितना इजी है, हीट किस में गिनते हैं हम लोग, हीट जूल में गिनेंगे भैया। ए क्या है, एरिया, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, टाइम क्या है सेकंड, ये होगा। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि वर्क का फार्मूला होता है हमारे पास, नहीं पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क जूल में, टाइम सेकंड में। लेकिन भैया पावर को हम लोग वैट में गिनते थे, वैट याद है, तो जूल पर सेकंड है, इसका मतलब इसका वैट पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको कौन सा दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कोई भी दे सकते, नंबर 1। नंबर 2 इसका निकालना है मुझे डायमेंशंस, डायमेंशन जूल के लिए डायमेंशन में हमेशा बोलता हूं ध्यान रखना है, एक न्यूटन और एक जूल। न्यूटन के होते हैं m1 L1 T-2, क्योंकि भैया ये साइंटिस्ट के नाम है इसलिए याद करना है, नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं है। m1 L2 T-2, और ये दोनों साइंटिस्ट बहुत फेमस है, हर चैप्टर में आते हैं। देखो फर्क क्या है, यल का फर्क है, L1 L2 बस, तो जूल है तो m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय लेंथ है तो L2 डिवाइड बाय टाइम है तो सेकंड,
मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ समझ में आता होगा कि ये यल से यल मर जाएगा, यहां से ये टाइम ऊपर गया भैया, तो M1 L0 T-3 T-3 समझे। ये इसका बच्चों, इसके ऊपर स्पेशल सवाल भी आ सकता क्वेश्चन, क्या? डिफाइन द इमिसिव पावर, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। 2 मार्क का सवाल है। क्या सवाल है आपके लिए? डिफाइन इमिसिव पावर, ठीक है, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। कौन से सेक्शन बी में ये सवाल आएगा? सेक्शन बी में सवाल आने की बहुत सारे चांसेस है। ऐसा सवाल कुछ ना कुछ तो होगा। डिफाइन द सरफेस टेंशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, बनता है भैया सवाल। डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, मैग्नेटाइजेशन पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, ये सवाल आपका बनने ही वाला है। ऐसा एक ना एक तो सवाल आता रहता है। कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन, उसका सिंबल ई दिया गया है, स्मॉल ई, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन या इमिसिविटी भी बोलते हैं उसको, और एक वर्ड है, और आपके बुक्स में पॉइंट भी दिया वाला है मेरे ख्याल से 3.12.1, पेज नंबर 68 नंबर पेज नंबर है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सिंपल है, मुझे बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कोई इमिशन कितनी बॉडी कर सकती है, मतलब जितनी ऑब्जर्व कर रही है उतनी इमिशन कर रही है, बात सही है। लेकिन कब? ये सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत मायने कर रहा है हमारे यहां पे, मतलब जितना ऑब्जर्व हुआ उतना इमिशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बॉडी का टेम्परेचर। अगर वो सराउंडिंग टेम्परेचर से टेम्परेचर मैच कर रहा है उस बॉडी का, तो बच्चों जितना ऑब्जर्व किया उतना इमिशंस हो रहा था, बात सही है, कोई टेंशन नहीं है। मुझे बताओ भैया, क्या सराउंडिंग में सभी बॉडी ब्लैक बॉडी है क्या? अरे कुछ अलग है, जैसे कि यहां पे रेड पेन है, एक हमारे पास यहां पे ग्रीन है, मेरे पास ब्लैक पेन भी है, ब्लू पेन है, अलग अलग पेन है। बात समझ में आ रही है ना मुझे क्या बोलना है आप लोगों को? तो मुझे यह बताना है कि आप लोगों को पूछा जाता है कि ब्लैक बॉडी में जब परफेक्टली जितना ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व करेगी उतना इमिशन भी रेट ज्यादा होता है। तो मतलब जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, फिजिक्स में आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले, ठीक है, तो आप कहोगे सर मुझे 90 मिले, ऐसे ही लिखते कि नहीं? वैसे इसका हम लोगों को कंपैरिजन जैसे किया, जैसे कर रहे हैं हम लोग, मतलब कितने में से कितना इमिशंस हो रहा है, वैसे हम लोग ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इमिसिव पावर आर देख रहे हैं, और ब्लैक बॉडी के लिए बी, बेस ऑफ द बी लिखेंगे। देखो ना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कितना इमिशंस कर पा रही है ना, कितना मतलब परफेक्ट, उसको तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब पूरा ऑब्जर्व और पूरा इमिशंस होता है। उसमें से ऑर्डिनरी बॉडी कितनी कर पा रही है, तो आपने कहा कि सर 90। बात समझ में आ रही है ना? तो ये रेशो हमने निकाला है, इसी रेशो को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशंस। क्या नाम दिया हमने? कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन, ठीक है। इमिसिव पावर आर ऑफ सरफेस टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी ऑफ द सरफेस। इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट या अदर सरफेस कुछ भी बोलो। और ये किसका? लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ही सरफेस है, ठीक है ना, इमिसिव करने का। तो इस रेशो को हम कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन कहेंगे। बात समझ में आया? 100 में से ये परफेक्ट है 100%, ये परफेक्ट है क्या? नहीं, 90, 100 में से 90। तो ये बॉडी जो इमिशन जो कर रही है यहां पे, इमिसिव जो पावर है उसका वो 90 है। क्यों? ये ऑर्डिनरी सरफेस है या अदर सरफेस है, जो भी है वो इमिशन इतना कर रही है। बस इसी को हम कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन कहते भैया। जैसे कि किसी ने कहा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी रे, तो इसका इमिसिव जो कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन 1 होगा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम जितना आ रहा है उतना इमिशंस हो रहा है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी भैया। और परफेक्टली रिफ्लेक्शन जो करते हैं, मतलब जो आया वो पूरा रिफ्लेक्ट करना, ऑब्जर्व करना ही नहीं है, इसे है ना, इसको बोलेंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टर बॉडी, उसका इमिसिव पावर 0 होगा। आपके बुक्स में क्या दिया है मैं बताता हूं, परफेक्ट रिफ्लेक्टर का है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर का है, परफेक्ट ऐसा नाम दिया है, देखो परफेक्ट रिफ्लेक्टर,
ऐसा नाम है बस, बाकी कुछ नहीं। उसका इमिसिव पावर 0 होगा भैया। बात समझ में आए? परफेक्टली ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा इमिशन कर सकती, क्यों? सबसे ज्यादा वो ऑब्जर्व करती है, जैसे हीट दे उसको तो वो बाहर इमिशन भी ज्यादा रेट होगा। और परफेक्ट रिफ्लेक्टर जो होगा वो ऑब्जर्व ही नहीं कर रही ना भैया, जो आ रहा है वो बाहर ही जा रहा है, अंदर आया ऑब्जर्व हुआ तो इमिशन होगा। देखो इमिशन रिफ्लेक्शन अलग, इमिशन रिफ्लेक्शन अलग। देखो कैसा, ये मार्कर फेंका ऐसे जूम वापस आ गए, इसको इंसिडेंट होके वापस आना, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन होना, रिफ्लेक्टर बॉडी बोलेंगे। लेकिन लाइट आ रही है इसमें, इसने ऑब्जर्व की और बाद में इमिट कर रही, मतलब इमिशंस कहते हैं उसको। ऑब्जर्व करके जो इमिशंस होता है, ऑब्जर्व करके बाद में वो बाहर निकलती है, उसको कहते हैं इमिशन। ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में भैया हम लोग देखने वाले हैं कि यहां पे कोई भी बॉडी क्या है, आइडियली ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने बोला कि 100 में से 90 कर रहा है, 100 में से 90 फिजिक्स में 100 में से 90 मार्क लाए, जैसे कि 100 मार्क का सब्जेक्ट है लेकिन हमने 90 ही लाए सर, क्योंकि ये आइडियल नहीं है, पढ़ाई की नहीं हमने, है ना। बोलते ना सर बहुत लेंथी लेक्चर हो रहे आपके, हम लेंथी लेक्चर नहीं देखना पसंद करते, तो नंबर भी कम आएंगे फिर, है ना। मैं बेसिक नॉलेज क्लियर करने की कोशिश करता हूँ भैया, इसलिए मेरे लेक्चर थोड़े लंबे चौड़े होते हैं, इसका रीजन भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट का जो है रेडिएशंस का जो और इमिशन का ये जो खेलमेल है, तो ये कोई परफेक्टली नहीं होता है, थोड़ा फार आगे पीछे तो होता है, क्योंकि परफेक्ट कोई ऐसी बॉडी हमारे पास नहीं है। फिर इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमने बनाई थी साइंटिस्ट ने, बराबर है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं, यहां पे ध्यान देना है, हमारी जो ऑर्डिनरी बॉडी थी वो होती है 0 से इसका इमिसिव पावर ज्यादा होता है, और कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी का 1 से इमिसिव पावर छोटा होता है। आई विल रिपीट, 0 से इसका इमिसिव पावर ज्यादा होता है, 0 से मतलब 0.1 2 3 0 पॉइंट, और 1 से छोटा होता है। लेकिन हमने बोला है ना परफेक्टली ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर 1 है, और परफेक्टली रिफ्लेक्टर का 0 है, मतलब इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि उन्होंने कॉपर का एग्जांपल बोला और इसका इमिसिव पावर 0.3 दिया वाला है। बात समझ में आ रही है भैया? एक बात बताता हूं, और एक यहां पे इमिसिव पावर जो होता है, ठीक है, इमिसिव जो पावर होता है, ठीक है, या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन भी बोल सकते हैं हम लोग। ई जो होता है इमिसिव जो पावर दी वाला है, हम लोग इमिसिव लार्जर जो होता है इमिसिविटी या इमिसिव कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन जो होता है वो रफ सरफेस का लार्ज होता है, और प्लेन सरफेस का सेम एरिया सेम है, प्लेन सरफेस का लेस होता है एज कंपेयर टू द रफ सरफेस। कैसे बताता हूं, ये बोर्ड समझो प्लेन है, सेम ऐसी चीज लिए लेकिन वो रफ है। कैसे रफ? अब ये प्लेन सरफेस है भैया, तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऐसे जाके देखोगे तो आपको हेल एंड टेल नजर आएंगे। मतलब जो सर पे देखो एक लाइन ही है सीधी, ये लाइन सीधी, सेम ये लाइन है, इस लाइन को हमने माना है कि 10 सेंटीमीटर की है सर, दूसरी 10 सेंटीमीटर की ही लाइन मारा, देखो आप रफ सरफेस का 10 सेंटीमीटर की है, जुम 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 जुम। मुझे बताओ इसका एरिया ज्यादा होगा कि नहीं? और हमने बोला है कि एरिया पे डिपेंड होता है, तो एरिया पे डिपेंड है सर, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या इमिसिविटी जिसकी रफ सरफेस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द प्लेन सरफेस। मतलब है दोनों 10 सेंटीमीटर की ही लाइन, लेकिन उसका एरिया कम है क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, इसका एरिया ज्यादा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अगर पूरा एरिया इकट्ठा किया जाए तो इसका एरिया ज्यादा है, किसका? रफ सरफेस का। इसलिए इमिसिविटी ऑफ रफ सरफेस इज ग्रेटर दैन किससे? प्लेन सरफेस से। ये बात ध्यान रखना है। ओके, समझ में आ रहा है भैया? कोई टेंशन है? तो ये था कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन, और इसका ऐसा यूनिट नहीं होगा ना डायमेंशन होगी, सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी से यूनिट कैंसिल होंगे, डायमेंशन भी नहीं मिलने वाले, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी भैया। कौन सी? कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सवाल एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, नोट डाउन करें अच्छी तरह से,
ठीक है, तो चलो हम लोगों को इसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। चलो चलो नोट डाउन करना है। और एक बात और ध्यान रखना है, इमिसिविटी जो है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। आपको पता है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो एक्सटेंड हो सकती है, पता है ना आप लोगों को, कम ज़्यादा हो सकती है। रेडिएशन वेवलेंथ, जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ये एक्सटेंड कम ज़्यादा होती है। जैसे कि टेम्परेचर 800 थी तब हमने रेड लाइट कलर इमिट किया, जब हमने देखा 3000 तब व्हाइट कलर बाहर आ रहा था। बात समझ में आ रहा है? इमिसिविटी ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो बच्चों इसके बाद में हम लोग किरचॉफ लॉ रेडिएशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। ज्यादा ज्यादा शेयर करना है भैया, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। चलो बाय। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड थियोरेटिकली इसका प्रूफ देंगे हम लोग आप लोगों को, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे ऐसे, ताकि इस प्रैक्टिकल से उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों की डिफाइन दी वाली मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा बाद में डिफाइन, ठीक है ना। लेकिन डिफाइन ये है आपके पास R डिवाइडेड बाय ए, कैसे आया बाद में इसका प्रूफ है मेरे पास, इज इक्वल टू RB। ये क्या है? इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी है, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इक्वल टू ये कौन है? इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। फिर इसको पहले सबसे पहले हम लोग रेडिएशन इक्विलिब्रियम करने के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन रखने के लिए हम लोग इस डिफाइन को पढ़ेंगे। क्या रेशो है? रेशो एट ए गिवन टेम्परेचर द रेशो ऑफ क्या है? इमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, पढ़ लेना आपके बुक्स में, इज इक्वल टू, बस इसको पढ़ रहा हूं मैं, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ गिवन, जो भी टेम्परेचर होगा एट अ सेम टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, इसके लिए मतलब इसको पढ़ना है बस। कैसा है इसका प्रूफ? तो थ्योरेटिकली मिलेगा आपको, ठीक है। एक्चुअली किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशंस क्या कहता है कि A इज इक्वल टू E, खत्म हिस्सा, कुछ नहीं भैया, इतना है, ठीक है। ये A इज इक्वल टू E, अब सिंबल पता होना बहुत जरूरी है कि सिंबल का नाम क्या है क्या नहीं। इमिसिविटी इज इक्वल टू ऑब्जर्वेटिविटी, इमिसिविटी इज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड, मतलब जितना ऑब्जर्व होगा उतना इमिशंस होगा। यही किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन भैया, जितना ऑब्जर्वेशन होगा उतना बॉडी इमिशंस करेगी। ऑल इज वेल, कोई टेंशन है? बात समझ में आ रही है? चलो मैं आप लोगों को दो चीजें लेके देता हूं। एक है भैया परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी, और ये भैया ऑर्डिनरी बॉडी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी भैया हमारे पास, और दूसरी जो है ये है ब्लैक बॉडी। देखो क्या होने जा रहा है अभी, तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ हीट होके ये सेम टेम्परेचर हो रहा है, सेम टेम्परेचर, आफ्टर सम टाइम उनका दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। ऑब्जर्वेशन इमिशन जो भी होते होगी प्रोसेस, ये ऑब्जर्व करेगी, इमिशन करेगी, है ना, ये ज्यादा इमिशन कराएगा, ऑब्जर्व, मतलब जो भी चीजें हो रही सब होने के बाद ये सेम टेम्परेचर पे आ गई। समझ में आ रहा है? अब इसका इमिसिव पावर जो है इसका RB है ब्लैक बॉडी का, और इसका R है, ओके। बात, ये ऑर्डिनरी जो बॉडी है हमारे पास, एक बात ध्यान रखना है, जो ऑर्डिनरी बॉडी है उसका इमिसिव पावर A है, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं हम लोग इसको। क्या A मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्व, ठीक है। ये 1 किसका है भैया? ये भी है कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्व, लेकिन ये कौन सी? ऑर्डिनरी बॉडी है, ध्यान देना है, ऑर्डिनरी बॉडी, और ये ब्लैक बॉडी का, हाँ बराबर है, ब्लैक बॉडी का। कैसे मैं बता देता हूं आप लोगों को, मुझे बताओ, हम लोग एक के लिए डिफाइन क्या लिखते हैं? QA बाई Q, याद आ रहा है ना, A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट, इनका रेशियो मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन था, याद है ना आप लोगों को? अच्छा, ये किसके लिए है?
ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही? मतलब ऑर्डिनरी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? इतना हमने डिफाइन बताई। मतलब 100 जूल में से 90 जूल ऑब्जर्व करिए तो कैसे लिखते हैं आप लोग? 100 में से 90, याद है ना? मार्क भी ऐसे लिखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो पेपर देखा होगा आपने मॉडल आंसर, ऐसे लिखते हैं ना आप लोग। चलो ये होगा। लेकिन मुझे बोलो परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहे तो ये रेशो कैसे लिखोगे? तो 1 इज इक्वल टू QA/Q, ऐसे लिखोगे यार। लिखोगे या नहीं लिखोगे? मेरी बात तो समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? क्यों 1 लिखा है? क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन पूरा की पूरा करते हैं। हम लोग लिखते हैं ना ऐसे A + R + T = 1, तो A ये 0 1, तो A = 1 लिखते हैं। मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है ब्लैक बॉडी का वो 1 होता है। जितना आया उतना ऑब्जर्व करती है, वो ना तो रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट करती है ब्लैक बॉडी। बात सही है? तो ये किसके लिए? परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। बात समझ में आ रही है? मैं बढ़ना आगे। चलो भैया, मुझे ज्यादा टाइम नहीं है अभी। एक ऑर्डिनरी बॉडी है और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। हम लोगों को यहां पे जो क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट ऑब्जर्व बाय ए, इसको नाम देंगे ए बॉडी, नहीं इसको ए नाम देंगे, और ये बी है ब्लैक बॉडी। ठीक है ना? इज इक्वल टू है, वहीं आगे लिखना था हम लोगों को एक्चुअली। चलो, क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएंट बाय, मतलब नहीं इमिट कर रही है ना, हाँ सॉरी, तो इमिटिंग लिखिए, इमिटेड बाय बॉडी ए। बात समझ में आ रही है? हमारी बात क्या हो रही है? जितना ऑब्जर्व करेगी उतना इमिशन होगा। तो क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट जो है, जो ऑब्जर्व कर रही है बॉडी ए, ये ऑर्डिनरी बॉडी, और इमिट कितना कर रही है। तो बोला यार सिंपल सी बात है कि ये ऑब्जर्व कितना कर रही है और क्या कर रही है। तो आपने कहा है कि ये ऑब्जर्व का रेशियो आएगा QA = QA, देखो QA, और इमिटेड होने वाले को हमने R पढ़ा है, इमिसिव पावर का है उसको, इमिसिव पावर R। बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन को कोई समझ नहीं पा रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ये क्या किया ऑर्डिनरी बॉडी का, किसी ने कहा है कि यहां पे कितनी रेडिएंट हीट यहां पे ये ऑब्जर्व कर पा रहा है, तो आपने कहा कि QA निकालना है, तो A × QA, देखो Q × A, ये इनका रेशो रख दिया मैंने। सेम टू सेम परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए वही करेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए यही इक्वेशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट क्या है? रेडिएंट हीट ऑब्जर्व बाय ए, तो यहां पे ऑब्जर्व बाय बी करेंगे आप ब्लैक बॉडी के लिए चालू है। तो आपने कहा कितना होगा? QA कितना होगा इसका? Q इतना, क्योंकि इसका जो ऑब्जर्वेशन है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट आ रही थी उतनी वो ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहां पे Q = R, लेकिन B है। क्यों? क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड बाय बॉडी बी कितनी कर रही है? RB। आपको दिखाई तो दे रहा भैया? ये तो मेरा लिखना चालू है, आपको दिखाई नहीं दे, दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन नंबर 2। कोई टेंशन है? ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए फार्मूला है, कितने में से कितना ऑब्जर्व हो रहा है पता नहीं हम लोगों को ना, 100। लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी में जितना आएगा उतना ऑब्जर्व करता है, इसलिए ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 1 रखिए। तो QA यहां निकालना था, तो Q × A लिखा। ये QA 1 × Q, Q ही होगा। ये दो इक्वेशन है। चलो, तो मैं इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए दोनों को डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट बाय सेकंड। ठीक है, फर्स्ट बाय सेकंड। तो फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट क्या है? QA, ये Q है, ये R / R, ये LHS RHS डिवीजन। Q से Q मर गया, तो मुझे A = R / RB मिल रहा है। वाह 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 वाह, इक्वेशन मिल रहा है भैया। यही इक्वेशन मैंने कहा लिखा था, याद है आपको? यहां R/RB कौन सा? कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन। कोएफिशिएंट्स ऑफ ई का नाम क्या है? कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन, R / RB, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है ना? तो बट साथ में ये R/RB, ये इक्वेशन E का P है। इसका मतलब A = E है, और मुझे वही तो प्रूव करना था। ये किरचॉफ लॉ कहा मैंने, ऑब्जर्वेटिविटी = इमिसिविटी,
मैंने ऑलरेडी तो बताया इक्वल टू, यही तो किरचॉफ्स लॉ भैया, यही तो थ्योरेटिकली प्रूफ है मेरे पास। दो बॉडी को, एक ऑर्डिनरी और एक ब्लैक बॉडी लिए, तो ऑर्डिनरी बॉडी क्या कर रही है, तो आपने कहा है सर इसका ऑर्डिनरी बॉडी का ऑब्जर्वेटिव पावर ये है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने बोला यार कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अमाउंट ऑफ जो हीट है, हीट ऑब्जर्व कर रही है वो कितनी कर रही है, तो Q इंटू ए। आपने कहा ये, तो ये Q है, दोनों रख दिया। ये कौन है, इमिशन हो रहा है, ये परफेक्टली बॉडी का इमिशन हो रहा है, जितना आया उतना इमिशन हो रहा है। मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, एक इक्वेशन मिला, समझे। इसी इक्वेशन से जो पहली डिफाइन बनाई गई है, जो पहली डिफाइन आपके बुक्स में दी वाला है, देखो कि यहां पे R बाय ए आर बी, यही तो डिफाइन बोल रहा था मैं, आपको दिखाई तो दे रहा भैया, ऑल इज वेल है ना। देखो ये लिख सकता हूं ना, देखो इस R को इधर, RB को इधर लिया, ए को इधर लिया, इसको कैसे पढ़ना है, मैंने बोला यार सिंपल है, एट ए गिवन टेम्परेचर रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, R मतलब इमिसिव पावर है, टू कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक का नाम क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इक्वल टू क्या है, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट ए सेम टेम्परेचर ऑफ ए वेवलेंथ। ठीक है, तो ये था आपका किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। बच्चों ज्यादा से ज्यादा एक दो लेक्चर में मैं पूरा चैप्टर में खत्म करने वाला हूं। बच्चे का बहुत सारे कहना है कि सर हम लोगों को लेक्चर कम दो, आपका क्या व्यू है, क्या राय है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी, बाय।